नमस्कार पशुपालक मित्रों, कामधेनु यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित कामधेनु यूनिवर्सिटी विस्तरण शिक्षण नियामक श्री डॉक्टर जीएस पटेल साहेब, साथे जोड़ायेला सर्वे पशुपालक मित्रों, कर्मचारीओ, आज आपणे सौ उनाळामां पशुओनी व्यवस्थापन, एमनी काळजी, एमनी जाळवणी विषे बात करवा माटे आज आपणी वच्चे उपस्थित छे डॉक्टर सुरेन्द्र सावरकर साहेब के जेओ जूनागढ़ वेटरनरी कॉलेज में पशुपालन और पशु चिकित्सा विस्तरण विभागना सहप्राध्यापक और वड़ा छे। पशुपालक मित्रों, आपणे सौ जाणीए छीए तेम अत्यारे उनाळानो महीनो चालू छे। खूब ज गरमी एटले के तापमाननो पारो 40 डिग्री 42 डिग्री वटावी गयो छे। पशुओमां पण पशुओनी प्रजनन क्षमता, पशुओमां खोराक लेवानी क्षमता, पशुओना दूध उत्पादनमां आ तापमाननो, वातावरणना परिबळोनो खूब ज असर थती होय तो આપણે પશુઓને કેવી રીતે જાળવીએ કે જેથી એનું દૂધ ઉત્પાદન એની પ્રજનન ક્ષમતા આપણે જાળવી શકીએ, એના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપવા માટે આજે આપની વચ્ચે ડોક્ટર સુરેન્દ્ર સાવરકર સાહેબ ઉપસ્થિત છે। હું સાહેબનું સ્વાગત કરું છું સાહેબ, જે આપણને આજે પશુઓમાં ઉનાળાની ઋતુમાં કેવી માવજત, કેવી વ્યવસ્થાપન કરવું એના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપશે। ડોક્ટર સુરેન્દ્ર સાવરકર સાહેબ, નમસ્કાર। આભાર સાહેબ। विस्तरण शिक्षण नियामक श्री कचेरी द्वारा कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन तालीम कार्यक्रम में जो मुझे यूनिवर्सिटी के द्वारा गर्मी के मौसम में पशुओं का प्रबंधन इस विषय पर बोलने का जो मौका दिया है, मैं यूनिवर्सिटी का काफ़ी आभारी हूँ। उनाळामां पशुओनो जो व्यवस्थापन छे एना माटे मने जो तक आपेली छे यूनिवर्सिटी द्वारा, एना माटे हूँ यूनिवर्सिटीनो आभारी छूं। किसान भाईओ, खेडूत भाईओ, बहनों, नमस्कार, राम राम, आदाब। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जैसे बरसात, ठंड के मौसम में जिस तरीके से हम पशु की देखभाल करते हैं, उसी तरह से उनाळा का जो मौसम होता है, गर्मी का जो मौसम होता है, उसमें कोई भी परिस्थिति में पशुओं का प्रबंधन करना काफ़ी जरूरी होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, खेडूत भाइयों, उनाळामां जो पशुओं जो व्यवस्थापन छे आ वरसाद छे, शियाळा छे, एमां जेटला महत्वपूर्ण छे, आ ज रीते उनाळामां पण पशुओनुं व्यवस्थापन करवुं काफ़ी बहुत जरूरी छे। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि हवामान होता है, उसमें काफ़ी बदलाव आता है। जो हवा होती है काफ़ी गर्म हो जाती है, वातावरण जो होता है उसमें काफ़ी नमी भी तैयार हो जाती है और तापमान जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि तापमान 40 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ज़मीन आपने देखी होगी कि काफ़ी गर्म हो जाती है। पशु अगर जो धूप होती है उसमें तो बैठ नहीं पाता है, पेड़ पौधे के नीचे जाकर बैठने की कोशिश करता है। तो ज़मीन अगर काली है, रेत वाली ज़मीन है, तो वो काफ़ी गर्म हो जाती है और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी काफ़ी सूख जाते हैं। और हरे चारे में जो कैरोटीन का प्रमाण होता है, वो कैरोटीन का प्रमाण कम होने से जो गाय होती है उसमें जो कैरोटीन होता है उसके कारण हम लोग विटामिन ए भी अच्छी तरीके से नहीं तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति में गर्मी के मौसम में जो बदलाव है, इसका जो संबंध है वो पशु के साथ काफ़ी गहरा संबंध है। उसमें गर्मी के मौसम में पशु की देखभाल करना बहुत जरूरी है। खेडूत भाइयों, उनाळामां वातावरणमां जो फेरफार थाय छे एना कारण शुं थाय तमने खबर छे कि हवा गरम थई जाय, वातावरणमां जो भेज छे आ पण वधी जाय, तापमान तमे जो कि 40 सेल्सियस थी वधी जाय अने जो जमीन छे आ जमीन गरम थई जाय आणि काळी माटीवाળી जमीन छे
રેતાળ જમીન છે આ પણ વધુ ગરમ થઈ જાય અને એના કારણે શું થાય છે કે જમીનના જો ઉપર જો પશુ બેસી છે એના પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. એના માટે તમે જો કે નિસર્ગમાં જો પેડ પૌધે છે વૃક્ષ છે આ પણ સુકાઈ જવાથી લીલા જો ચારામાં જો કેરોટીનનું પ્રમાણ છે આ ઓછું જ થઈ જાય. એના કારણે ગાયનું દૂધ છે એમાં कैरोटीन प्रमाण ओछू थाय छे. गर्मी का खेडूत भाइयों गर्मी का जो पशु के शरीर पे जो प्रभाव होता है वो काफी महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि देशी जो पशु होते हैं, दूध देने वाले जो पशु होते हैं, उसमें जो आदर्श तापमान होता है जिसमें पशु अच्छी तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, उसमें 32 से 34 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो आदर्श तापमान तरीके से माना जाता है. और जो विदेशी जानवर होते हैं, संकरित जानवर होते हैं, उसके लिए जो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो होता है वो आदर्श तरीके से माना जाता है. और जब वातावरण का तापमान ये बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है कि गाय और भैंसों में गर्मी जो सहन करने की जो शक्ति है वो काफी कम हो जाती है, और इसके कारण पशु में जो भी पशु का जो शरीर है उस पर काफी प्रभाव अपने को देखने को मिलता है. और जो गर्मी में अन्य पशु है, घेटा, बकरा, ऊंट, इसके ऊपर भी गर्मी का काफी असर दिखाई देता है. तो खेडूत भाइयों, पशुना जो शरीर पर गर्मीना पण असर थाय छे. देशी दूध उत्पादक पशु माटे जो आदर्श तापमान छे आ 32 થી 34 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, અને વિદેશી અને સંકર પશુઓમાં 24 થી 26 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આદર્શ તાપમાન ગણાય છે. વાતાવરણમાં શું થાય કે જ્યારે આજુબાજુનું તાપમાન આદર્શ તાપમાનથી ઉપર વધી જાય ત્યારે શું થાય કે ગાય અને ભેંસની ગરમી સહન કરવાની જો ક્ષમતા છે આ ઘટી જાય, અને એના શું થાય કે એના જો અસર છે આ પશુઓ પર થાય છે. किसान भाइयों, जो दूध देने वाले पशु होते हैं उसमें अक्सर देखा जाता है कि पशुओं की आहार की मात्रा काफी कम हो जाती है, क्योंकि धूप काफी होती है. और गर्मी के समय में अगर किसान भाई अगर कोई आहार देता है तो क्या होता है कि पशु के शरीर में जो गर्मी होती है वो गर्मी और बढ़ जाती है. और जब गर्मी बढ़ जाएगी, पशु के पाचन संस्था में जो पाचक द्रव्य होता है उसका जो प्रमाण होता है वो प्रमाण क्या होता है कि वो काफी कम हो जाता है, और आहार की पाचन शक्ति कम हो जाती है. और इसके कारण पाचन संस्था में जो आहार काफी देर तक वहां पड़ा रहता है, और आहार के प्रवहन की जो क्रिया होती है वो सामान्य से भी कम हो जाती है. और इसके कारण जो होता है कि जो ऊर्जा तैयार होना चाहिए वो ऊर्जा नहीं तैयार होती. खेडूत भाइयों, जो दूध आपता पशुओना खुराकनी जो मात्रामां छे आ गर्मीना मौसममां आ घटाडो थाय छे. उनाळामां खोराक लेवाथी पशुमां शरीरमां गर्मी वधे छे, અને પશુના જો પાચન તંત્ર છે એમાં પાચન પદાર્થોના પ્રમાણમાં અભાવના કારણે ખોરાકની પાચન ક્ષમતા પણ ઘટી જાય છે. આના કારણે શું થાય કે ખોરાક પાચન તંત્રમાં લાંબા સમય સુધી પડેલો રહે છે અને તેમાં ખોરાકની પ્રવાહો સામાન્યથી ઓછી થઈ જાય છે. એના કારણે શું થાય છે, જો ઉર્જાની જરૂરત છે આ પણ ઓછી થઈ જાય. किसान भाइयों, पशु के शरीर में अंदर में खून जो होता है उसमें पानी और अन्य घटकों का जो प्रमाण होता है वो काफी कम हो जाता है. इसका जो परिणाम आप देखोगे उत्पादन पे पड़ता है, और जो दूध देने वाले जो पशु है उसका उत्पादन काफी कम हो जाता है. अगर वातावरण में समझ लीजिए आधा से 1 डिग्री अगर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, जो आदर्श जो तापमान होता है उसके ऊपर बढ़ जाता है, तो उसका भी असर दूध उत्पादन पे देखा जाता है. और उसमें आधे से 1 लीटर जैसे तापमान बढ़ जाए उसके हिसाब से दूध उत्पादन भी उसमें काफी कमी दिखाई देती है. और जो गर्मी के मौसम में चाहे पशु छोटा हो या बड़ा हो, उसकी जो वृद्धि होती है, उसका जो वृद्धि दर होता है उसमें भी काफी कमी आपको देखी जाती है. खेडूत भाइयों, पशुना शरीरनी अंदर जो लोही छे आ लोही बहुत महत्वपूर्ण છે શરીર માટે. એમાં જો પાણી છે, અન્ય ઘટકોના જો પ્રમાણ છે
આ પણ ઓછી થઈ જાય છે. અને જેના કારણે શું થાય કે એના જો અસર છે આ અસર ઉત્પાદનમાં થાય છે, ઉત્પાદનની ઉપર થાય છે. અને જો દૂધ ઉત્પાદન કરનાર જો પશુ છે એનું દૂધ ઉત્પાદન ઘટે છે. અને તાપમાનના 0.5 થી 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારે થવાથી દૂધનું ઉત્પાદન 0.5 થી 1 લીટર પણ ઘટી જાય છે. અને ઉનાળામાં જો છે નાના પશુ છે, મોટા પશુ છે, આ પશુઓની जो वृद्धि दर છે આ પણ घटे છે. किसान भाइयों, अगर आप देखोगे गर्मी के मौसम में तो नर होती है, मादा होती है, इसकी जो प्रजनन शक्ति होती है, ये प्रजनन शक्ति के ऊपर भी काफी असर दिखाई देता पड़ता है. जो प्रजनन शक्ति है, हीट में गाय आना, अगर हम लोग अगर कृत्रिम गर्भधारणा करते हैं या नैसर्गिक गर्भधारणा करते हैं उसमें भी काफी असर पड़ता है. पशु की रोग प्रतिकारक क्षमता होती है वो भी काफी कम हो जाता है. और गर्मी का अगर प्रभाव ज्यादा होता है तो ज्यादा होने से क्या होता है कि हीट स्ट्रेस या गर्मी का तनाव पशु के चेहरे पर या जो वर्तन होता है पशु का वो वर्तन भी हम लोग उसको साफ उसके चेहरे पर दिखाई देता है और पशु सुस्त हो जाता है. अगर हीट स्ट्रेस में या पशु के तनाव में अगर हम लोग पशु की देखभाल अगर नहीं करते हैं, किसी पशु चिकित्सक की सलाह नहीं लेते हैं, औषधोपचार नहीं करते हैं तो पशु कभी कभी मर भी जाता है, सनस्ट्रोक भी दिखाई देता है. ખેડૂત ભાઈઓ, નર और માદા પશુઓની પ્રજનન શક્તિ પર ગરમીનો અસર થાય છે, વધુ અસર થાય છે. તમે કોઈ જો પશુ કોઈ ગરમીમાં આવે યા તમે ગર્ભધારણા પશુની કરવાનું છે એમાં ઘણું અસર પડે છે. પશુની રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા પણ ઘટી જાય. ગરમીની વધુ અસરને કારણે શું થાય કે હીટ સ્ટ્રેસ અથવા ગરમીની તણાવ પશુના ચહેરા અને વર્તન ઉપર સ્પષ્ટ દેખાય છે. તમે જોઈ શકાય, તમે જોવો અહીંયા કે પશુના શરીરના ઉપર આ જો તમે આ તડકા છે કેવી રીતે પશુનું વર્તન છે, ચહેરા છે, તમે જોઈ શકાય. અહીંયા તમે જો કે પશુ પાણી પીવી રહ્યા છે તો જો વર્તન છે આ બદલી જાય છે અને પશુ સુસ્ત બની જાય છે. અને હીટ સ્ટ્રેસમાં ક્યારેક પશુની તમે કાળજી ન લેવો તો શું થાય કે પશુનો ક્યારેક મૃત્યુ પણ થાય છે. તો આ તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં जो गर्मी है एमा गर्मी में तमे पशुओं काळजी लेवानी बहुत जरूरत है. किसान भाइयों, जो हीट स्ट्रेस होता है, कभी कभी खेडूत भाई पूछते हैं कि साहब हीट स्ट्रेस गर्मी का तनाव ये क्या होता है. उन्होंने तनाव तो देखते हैं मनुष्य में, लेकिन क्या ये तनाव पशु में भी होता है? हाँ, पशु में भी होता है ये तनाव. जब गर्मी के मौसम का पशु के शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और पशु क्या करता है कि अपना स्वयं प्रबंधन करने के लिए, खुद का व्यवस्थापन करने के लिए अपने शरीर से लड़ाई करता है. तो उसमें क्या होता है कि कभी आप अगर आप देखोगे पशु के शरीर में गर्मी के तनाव के कारण जो उसका पेट होता है, जहां से ऊर्जा उसको मिलनी चाहिए, वहां जो खून होता है वो खून उसको सप्लाई थोड़ा कम हो जाता है. और जो पशु के शरीर के अंदर, पेट के अंदर विटामिन बी, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड जो तैयार होते हैं ये भी काफी कम हो जाते हैं. और जो पशु को ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा काफी कम तैयार हो जाती है. इसलिए पशु क्या करता है, अपने आप को व्यवस्थापन करने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी नाकाम हो जाता है और गर्मी का तनाव पशु के ऊपर दिखाई देता है. इसीलिए इसको हीट स्ट्रेस या गर्मी का तनाव कहा जाता है. ખેડૂત ભાઈઓ, તમે પણ ક્યારે તમે માહિતી જરૂરી છે કે ભાઈ હીટ સ્ટ્રેસ ગરમીના તાણ શું છે. हीट स्ट्रेस अथवा गर्मीना तनाव त्यारे थाय छे कि ज्यारे उनाळानी ऋतुनी गर्मीनी पशुना शरीर पर गंभीर असर थाय छे अने पशु तेनी पोतानुं व्यवस्थापन करवा माटे मुश्केल बने छे, आ सक्षम थतुं नथी. तो एना कारणे शुं थाय कि हीट स्ट्रेस तैयार थई जाय अने गर्मीनो ताण पण तमे जोवा मळे छे. किसान भाइयों, तापमान और वातावरण में जो नमी होती है इसका बहुत महत्व है. और ज्यादा नमी जब ज्यादा हो जाती है तो गर्मी का तनाव काफी पशु के ऊपर बढ़ जाता है, हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है. कभी कभी क्या होता है कि पशु के शरीर का जो रंग होता है वो काला होता है. अगर आप देखोगे भैंसों में हीट स्ट्रेस काफी होता है, गर्मी का तनाव काफी होता है. और जो देशी और विदेशी पशु होते हैं उसमें भी काफी असर देखा जाता है. हमने अभी पहले देखा कि भाई आदर्श जो तापमान होता है विदेशी का वो काफी कम होता है और देशी पशु क्या होता है उसका थोड़ा ज्यादा होता है. तो इसमें क्या होता है कि जब बढ़ जाता है तापमान तब भी हम लोग विदेशी पशु में ज्यादा असर हम लोग को दिखाई देता है.
जो गर्म हवा होती है उसका अगर समझ लीजिए प्रवाह या रफ्तार उसकी अगर ज्यादा होगी तो उसमें भी तनाव ज्यादा होता है, तो उसमें भी हम लोगों को काफी प्रबंधन करना पड़ता है। और अगर ખેડૂત ભાઈઓ આ વાતાવરણમાં શું થાય કે ઊંચા તાપમાન અને ભેજનું કારણે પણ હીટ સ્ટ્રેસ વધી જાય, ગરમીનો તાણ વધી જાય. જો પશુના શરીરનો રંગ છે, ભેંસનો રંગ કાળો છે, આ કાળો હોવાને કારણે શું થાય કે એના ઉપર ગરમીનો વધારે અસર થાય છે. અને ગરમીની જો અસર છે આ દેશી પશુ ઉપર ઓછું થાય અને વિદેશી પશુ ઉપર ગરમીની અસર વધુ જોવા મળે છે. અને ગરમી હવા જો છે એનો જે પ્રવાહ છે આ ઝડપ કરતા ગરમીની જો તાણની અસર પણ તમે વધુ જોવા મળે છે. એના કારણે વાતાવરણ જો છે એમાં તાપમાન વધી જાય, પશુનો રંગ છે, દેશી વિદેશી પશુ છે, વાયુની પવનની જો પ્રવાહ છે આ बहुत महत्वपूर्ण जो एनो जो रोल છે આ बहुत महत्वपूर्ण रोल છે. किसान भाइयों, पशु के आवास का जो प्रकार होता है उसमें पशुओं की जो कुल संख्या होती है, ज्यादा अगर पशु होंगे तो क्या होगा कि पशुओं को जगह कम मिलेगी. तो गर्मी के मौसम में अगर पशु अगर इकट्ठा आ जाए तो क्या होगा, गर्मी का तनाव पशुओं के ऊपर बढ़ जाएगा. और गर्मी के मौसम में जो होता है कि रात के समय जो तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन अगर तापमान अगर बना रहेगा, अगर समझ लीजिए आप वहां पे पानी का जो फवारा है वो अगर नहीं लगाओगे या पानी नहीं डालोगे तो उसमें भी क्या होता है कि गर्मी का तनाव बना रहता है. और गर्मी के मौसम में ज्यादा देर तक अगर समझ लीजिए काफी गर्मी का तनाव है, 43, 45, 45, 46, 47 तक ऐसा टेम्परेचर जाता है, तापमान जाता है. और ये अगर कंटिन्यूस अगर बना रहेगा गर्मी के मौसम में तो क्या होगा कि हीट स्ट्रेस पशु के ऊपर आपको देखने को मिलेगा और गर्मी का तनाव पशु के ऊपर आप देख सकते हैं. ખેડૂત ભાઈઓ, પશુઓના રહેઠાણનો જો પ્રકાર છે આ बहुत મહત્વપૂર્ણ છે અને તેમાં રહેલાની જો પશુઓની કુલ સંખ્યા છે આ बहुत મહત્વપૂર્ણ. વધારે પશુ થાય તો શું થાય, ગરમીનો સ્ટ્રેસ વધી જાય, હીટ સ્ટ્રેસ વધી જાય. તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે દરેક પશુ માટે કેટલા ભૌતવાળી જો જમીન છે આ बहुत આપવાનું બહુ જરૂરી છે. અને લૂઝ હાઉસિંગ बहुत જરૂરી છે. અને ઉનાળાની ઋતુમાં શું થાય કે રાત્રિના તાપમાનમાં ઘટાડો પણ તમે જોવા મળે અને ઠંડક પણ આ ગરમીના તાણ પર નિર્ભર કરે છે. આ વધી જાય તો શું થાય કે હીટ સ્ટ્રેસ આ કાયમ રહે છે. અને ઉનાળાની ઋતુમાં ગરમીની વધુ સમયના અસરના કારણે પણ પશુઓમાં હીટ સ્ટ્રેસ, ગરમીના તાણ પણ તમે જોવા મળે છે. આ સમયગાળો વધી જાય, આ કન્ટિન્યુઅસ જો રોજના જો તાપમાન છે 43, 44, 45, 45 ટેમ્પરેચર, તો એમાં શું થાય કે સમયગાળો લાંબા સમયગાળામાં પણ તમે હીટ સ્ટ્રેસ જોવી શકાય. किसान भाइयों, हीट स्ट्रेस अथवा गर्मी के तनाव का जो परिणाम होता है, कभी कभी आप देखोगे पशुओं में तो पशु का जो तापमान होता है वो अंदर से तो बढ़ ही रहा है क्योंकि वहां पे गर्मी है. आप खाने को भी दे रहे हैं अगर पशु को गर्मी तो भी तापमान बढ़ेगा, बाहर वातावरण में तापमान बढ़ रहा है और पशु अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है, प्रबंधन नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, वो सामान्य तापमान से उसका तापमान काफी बढ़ जाएगा. उसका श्वासोच्छ्वास भी कभी कभी बढ़ जाता है. पशु का आहार लेना काफी कम हो जाता है क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तैयार कर नहीं पाता शरीर के अंदर, फैटी एसिड तैयार नहीं कर पाता, अमाइनो एसिड नहीं तैयार कर पाता. और पशु का जो आहार लेना है वो काफी बंद कर देता है. कभी कभी पाचन शक्ति भी उसकी कम हो जाती है और पशु के शरीर का जो खून होता है उसके जो घटक होते हैं उसमें भी काफी प्रमाण उसका काफी कम आपको दिखाई देता है. ખેડૂત ભાઈઓ, હીટ સ્ટ્રેસ અથવા ગરમીનો તાણ જો પરિણામ છે આ તમે જોઈ શકાય. અને પશુના શરીરમાં જો તાપમાનના સામાન્ય તાપમાનનો વધારો થાય છે તો એમાં શું થાય કે શ્વાસના દરમાં પણ તો વધારો જોઈ શકાય. પશુ ખોરાક લેવાનું બંધ કરે છે, પાચન ક્રિયામાં ઘટાડો થાય છે, પશુના શરીરમાં લોહીના ઘટકમાં પણ ઓછું થઈ જાય છે. શું થાય કે પશુના પેટની અંદર વિટામિન બી કોમ્પ્લેક્સ છે, અમાઇનો એસિડ છે, ફેટી એસિડ છે, જેના મારફત ઉર્જા તૈયાર થઈ જાય એનો જો પ્રમાણ છે આ પણ ઓછું થઈ જાય. એના કારણે શું થાય કે તમે પશુની અંદર પશુને બહારથી તમે ગરમીના जो तान છે આ તમે જોઈ શકાય. किसान भाइयों, जो तान होता है गर्मी का तान उनाड़ा गर्मी के मौसम में आप अगर देखोगे दूध उत्पादन, दूध देने वाले जो पशु होते हैं उसमें 10 से 25% आपको दूध कम हो जाता है इसमें.
उसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, और दूध निकालने की जो कुल अवधि है वो भी काफी कम हो जाती है, लैक्टेशन पीरियड है वो भी काफी थोड़ा कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि दूध देने वाले पशु में जो समझ लीजिए अभी दूध देना बंद कर देते हैं या छोटे बछड़े उसका दूध बंद कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो पशु का जो स्तन होता है वो कभी कभी उसके ऊपर मक्खियां बैठती है, उसमें जंतु जीवाणु होते हैं वो प्रवेश करते हैं, और सोमैटिक सेल जो होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। उसके कारण समर मास्टाइटिस नाम की एक बीमारी है, स्तनदाह की बीमारी है, थनैला की बीमारी है, पशु में तैयार हो जाती है। ખેડૂત ભાઈઓ, ગરમીના તાનનું જો પરિણામ છે એમાં દૂધ ઉત્પાદનમાં પણ 10 થી 25% ઘટાડો થાય છે. दूध આપવાનો जो કુલ સમયગાળો છે, આ લેક્ટેશન जो પીરિયડ છે આ પણ ઓછું થઈ જાય. અને दूध આપતા પશુઓમાં दूधમાં जो સોમેટિક્સ પશુઓની जो સંખ્યામાં વધારો થવાને કારણે ઉનાળાની ઋતુમાં આવની સોજો અથવા મસ્ટાઇટિસ બીમારીનો રોગ दूध આપતા પશુઓમાં થાય છે. તો ક્યારે પણ તમે એનો કાળજી લેવો તો પણ ઉનાળામાં તમે સમર માસ્ટાઇટિસ પણ આ जो બીમારી છે આવનું સોજો નામની બીમારી આ પણ તમે રોકી શકાય. किसान भाइयों, जो नर पशु होते हैं उसका जो अंडकोश होता है, उसके जो विकास होता है उसमें भी काफी वृद्धि कम हो जाती है. नर पशु में जो वीर्य का दर्जा होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी काफी कम हो जाती है. और मादा पशु के प्रजनन जो अंग होते हैं वो उसका जो विकास होता है और कार्य होता है उसके ऊपर भी गर्मी का तनाव दिखाई देता है, असर पड़ता है. ખેડૂત ભાઈઓ, નર પશુઓમાં અંડકોશની जो વૃદ્ધિ છે અને જો તેનો જે વિકાસ છે આ ઓછો થઈ જાય. નર પશુઓમાં વીર્યની ક્વોલિટી આ પણ ઘટે છે. ગરમીનો જો તાણનો કારણે શું થાય કે માદા પશુના પ્રજનન અંગોના જો વિકાસ છે અને કાર્યની ઉપર પણ અસર કરે છે. તો એના કારણે જો ઉનાળા છે આ જો પ્રજનનક્ષમ જો પશુ છે એના સાથે સીધું સંબંધ છે. किसान भाइयों, मादा पशु का जो ऋतु चक्र होता है वो भी अनियमित कभी कभी हो जाता है. और गर्मी के तनाव से क्या होता है कि मादा पशु गर्मी में आने के बाद भी कभी कभी हम लोग गर्भधान करने जाते हैं, कभी कभी नैसर्गिक गर्भधान करते हैं, कृत्रिम गर्भधान करते हैं, उसका भी समय काफी बढ़ जाता है. अगर गर्भधान होने के बावजूद भी अगर आप देखोगे कभी कभी पशु का गर्भ जो वो ठहरता नहीं है, बार बार गर्भधारणा करनी पड़ती है जिसको रिपीट ब्रीडिंग कहते हैं. और कभी कभी तो एबॉर्शन भी काफी उसके केसेस आपको दिखाई देते हैं. ખેડૂત ભાઈઓ, માદા પશુનો जो ઋતુ ચક્ર છે આ ગરમીના તાણને કારણે અનિયમિત બને છે. માદા પશુ ગરમીમાં હોય તે પછી પણ ગરમીમાં તાણથી ગર્ભધારણ થવા માટે સમય વધે છે. અને ગર્ભધારણ કર્યા પછી પણ ક્યારેક માદા પશુ ગર્ભવતી નથી થતું. કેટલીકવાર પશુઓમાં ગર્ભધારણા ફરી તમે કરવું પડે છે. દરેક ટાઈમ તમે પશુ ડોક્ટરને બોલાવવું પડે, ગર્ભધારણા કરવું પડે અને ક્યારેક તમે જો તો એબોર્શન પણ થઈ જાય. તો આ પણ જો પશુ છે, માદા પશુ છે એની સાથે પણ ગરમીનું बहुत घना संबंध है. छोटे पशु में क्या होता है किसान भाइयों कि उसका जो वजन होता है वजन में काफी कम हो जाता है और उसका वृद्धि दर भी कम हो जाता है. उसकी जो विकास होना चाहिए, हम लोग जो देखते हैं छोटे पशुओं का विकास, उसका भी आप देखोगे विकास कम हो जाता है. और जन्म लेने वाले जो छोटे पशु होते हैं, बछड़े होते हैं, उसका जो सामान्य वजन होता है उसमें भी 8 से 10% वजन कम हो जाता है. और जिसका असर जो सामने जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, उसमें भी पड़ता है. ખેડૂત ભાઈઓ, નાના પશુઓમાં પણ શું થાય કે ગરમીના તાણના કારણે એનું વજન ઓછું થઈ જાય છે અને એનો જો વૃદ્ધિ દર છે આ પણ ઓછું થઈ જાય. આને જન્મેલા જો નાના પશુમાં તમે જો તો સામાન્ય વજનમાં 8 થી 10% ઓછું વજન તમે જોવા મળે છે અને જેની અસર પશુઓના વૃદ્ધિ દર પર પડે છે. किसान भाइयों, हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की है कि गर्मी के तनाव के कारण पशुओं के ऊपर क्या परिणाम होता है, क्या असर होता है. लेकिन अगर हम लोग आर्थिक नुकसान के बारे में अगर थोड़ा सोचते हैं तो हम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि कितना काफी परिणाम दूध उत्पादन पर होता है, आर्थिक नुकसान होता है. अभी हम लोग एक उदाहरण तरीके से हम लोग देखेंगे कि एक डेयरी फार्म है. इस डेयरी फार्म में 10 पशु है.
गाय है या भैंस है, और रोजाना जो दूध उत्पादन एक पशु का 10 लीटर है प्रत्येक पशु। दूध का जो भाव है आज के हिसाब से 50 रुपए लीटर है, और दूध उत्पादन जो है जो उसकी जो कीमत है उसकी जो अगर आप देखोगे 10 लीटर 10 पशु की तो 5,000 रुपए प्रतिदिन उसको आवक मिलती है, और एक महीने में अगर दूध उत्पादन की कीमत है वो 1,50,000 आपको मिलती है। ખેડૂત ભાઈઓ તમે જો કે ગરમીના તાણના કારણે તમે પરિણામ શું છે, અસર શું છે આ તમે જોવા છે। દાખલા તરીકે એક ડેરી ફાર્મમાં 10 પશુ છે, ગાય છે या ભેંસ છે, અને એનો જો દૈનિક દૂધ ઉત્પાદન છે આ 10 લીટર પ્રતિ પશુ છે, અને દૂધની કિંમત આજનું 50 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે, અને દૂધ ઉત્પાદનની કિંમત જો તો તમે કેટલી થઈ જાય કે 5,000 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ તમે મળે છે, અને એક મહિનામાં તમે એને ગુના કરો તો 1,50,000 તમારો ઉત્પાદન થઈ જાય। किसान भाइयों, अभी हमने क्या देखा कि एक पशु का जो आर्थिक उत्पादन है वो कितना होता है। अभी अगर आप देखोगे अगर जिस गर्मी के तनाव के कारण जो आर्थिक नुकसान कैसे होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। गर्मी के तनाव में कारण क्या होता है कि 25% दूध उत्पादन काफी कम हो जाता है, और दूध की जो कीमत होती है वो कितनी होती है। अगर आप देखोगे एक दिन की कीमत आपको कितनी मिल रही, प्रोडक्शन कॉस्ट 3,750 रुपए, और एक महीने में जो दूध उत्पादन होता है वो कितना होगा अगर 10 पशु का 1,12,000 रुपए, तो रोज का जो आर्थिक नुकसान कितना हो गया 1,250 रुपए, और एक महीने का जो आर्थिक नुकसान है वो 38,000 का आपको आर्थिक नुकसान हो जाता है। और गर्मी के मौसम में अगर 3 महीने का अगर आप आर्थिक नुकसान देखोगे तो 10 पशु के फार्म पर आपको 1,00,000 रुपया आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो कितना महत्वपूर्ण है अगर हम लोग अगर 25 ये दूध के गर्मी के मौसम में दूध के जानवर की अगर हम अच्छे से देखभाल करते हैं तो जो आर्थिक नुकसान है ये आर्थिक नुकसान भी हम लोग रोक सकते हैं। ખેડૂત ભાઈઓ, जो नुकसान છે ગરમીના તાણના કારણે શું થાય કે दूध उत्पादन 25% ઓછું થવાને કારણે दूधની કિંમત કેટલી થઈ જાય 3,750 रुपये प्रति दिवस। एक महीनाમાં दूध उत्पादन जो ये છે જેટલા આવક છે તમારી 1,12,000 रुपये થઈ જાય, આની દૈનિક जो आर्थिक नुकसान છે કેટલા 1,250 रुपये છે, આની એક મહિનામાં નાણાકીય નુકસાન છે તમારો 38,000 રૂપિયાનું નુકસાન છે। તો ઉનાળા દરમિયાન 3 મહિનામાં તમારો 10 પશુની ઉપર તબેલાનું લઘુત્તમ આર્થિક નુકસાન કેટલા થઈ ગયા 1,00,000 રૂપિયા। તો તમે કેટલા जो ગરમીનો મૌસમ છે કેટલો મહત્વપૂર્ણ છે તમારા તબેલો માટે પછી તમારા दूध उत्पादन કરવું પશુ માટે। તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે આ ઋતુમાં તમે કાળજી લેવું बहुत जरूरी છે। अब इसके लिए क्या होता है कि किसान भाइयों गर्मी के मौसम में आप अगर आवास व्यवस्थापन करते हैं, उसके बाद आहार व्यवस्थापन करते हैं, उसका आरोग्य व्यवस्थापन करते हैं, तो अच्छी तरीके से हम लोग पशु की देखभाल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग आवास व्यवस्थापन के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जो गर्मी के मौसम में अगर पशु के आवास ठंडा रहने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आप लोग जो पशु है उसको छांव में बांध सकते हैं, रख सकते हैं उसको, और पशु का जो शेड है अगर हम लोग उत्तर दक्षिण दिशा में अगर रखते हैं तो हमारे देश में जो हवा चलती है उत्तर से दक्षिण, तो आराम से जितनी भी गर्म हवा बनेगी वो पशु बाड़े के बाहर निकल सकती है, उसका आवागमन काफी अच्छा हो सकता है। तो ખેડૂત ભાઈઓ, ગરમીના जो તણાવ છે આ રોકવા માટે આવાસ વ્યવસ્થાપન છે, जो आहार व्यवस्थापन છે, पोषण व्यवस्थापन છે, જેના કહેવાય આરોગ્ય વ્યવસ્થાપન છે, સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થાપન છે, આ તમે કરી શકો તો તમે जो ઘટાડો આવ્યો છે આ પણ તમે રોકી શકાય। આવાસ વ્યવસ્થાપનના બાબત તમે જો અહીંયા ઉનાળાની ઋતુમાં પશુઓના રહેઠાણને ઠંડો રાખવાના તમે પ્રયાસ કરવો बहुत જરૂરી છે, અને આ ઉનાળા દરમિયાન તમે પશુને છાયડામાં તમે રાખવું જોઈએ, અને આ જો શેડની છે દિશા છે આ ઉત્તર દક્ષિણ થઈ જાય તો જો હવાનું जो પ્રવાહ છે આ અહીંયાથી આવ્યા અહીંયાથી નીકળી જાય તો આ તમે અવર જવર સારી રીતે રહે છે, એની રીતે તમે આવાસ તૈયાર કરવું પડે। किसान भाइयों, जो पशु आवास है ये जो पशु आवास है इसका जो मध्य भाग है शेड की जो ऊंचाई है ये कोई भी परिस्थिति में कम से कम 15 फीट ऊंचाई होना चाहिए,
बीच में, और बाजू में ये जो है ये 10 फीट की ऊंचाई इसमें होना बहुत जरूरी होती है। और एक पशु के लिए 40 से 50 चौरस फुट अगर उसको जगह मिलती है तो उसमें क्या हो जाता है कि गर्मी का जो तनाव है वो काफी हम लोग कम कर सकते हैं। और पशु बाड़े में अगर खिड़की, हवा जाने के लिए खिड़की है, कुछ भाग अगर खुला है, आप देखिए यहाँ पर काफी भाग खुला है, तो यहाँ पे गर्मी का तनाव क्या होगा, काफी कम होगा। और अगर कभी अगर चाहते हैं कि आप गर्मी का जो प्रभाव है काफी बढ़ रहा है, जो तापमान है 45 के ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या कर, आप बोरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बंद भी कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि आप खिड़कियां या खुला भाग भी आपको बंद करना पड़ सकता है कभी भी। तो कोई भी परिस्थिति में आपको खुला आवास अगर आप रखते हैं तो काफी अच्छा होता है। किसान भाइयों, सॉरी ખેડૂત ભાઈઓ, પશુના આવાસની जो ઊંચાઈ છે વચ્ચે તમે જો તો મધ્ય ભાગમાં 15 ફૂટ અને બાજુમાં 10 ફૂટ હોવી જોઈએ। અને બંધ આવાસમાં તમે જો તો એક પશુ માટે 40 થી 50 ચોરસ ફૂટ જગ્યા મળવી જોઈએ। એના કારણે શું થાય કે जो गर्मीना तनाव છે આ પણ ઓછું થઈ જાય। અને આવાસમાં હવા આવા જવા માટે બારી હોવું જોઈએ। અને હવાની જો અવર જવર માટે હવા બારી અથવા આવાસની જો દિવાલ છે એના થોડું જો ભાગ છે આ ખુલ્લું હોવું જોઈએ। અને તે ક્યારે કોઈ પણ સમયમાં તાપમાન વધી જાય તો એમાં પણ બંધ કરી શકાય। અને આ ઉનાળાની ઋતુમાં પશુ માટે તો ખુલ્લો આવાસ બહુ સારું છે। તમે અહીંયા જો ખુલ્લો આવાસ છે, ક્યારે પણ પશુ બહાર પણ આવી શકાય, અંદર પણ જાવી શકાય। તો એવી રીતે તમે આવાસની તૈયારી કરો, આવાસ તૈયાર કરો તો આ ઉનાળા માટે બહુ સારું છે। किसान भाइयों, पशु के शेड में जो होता है, अगर आप ऊपर का जो भाग होता है, छत होता है, अगर आप ये एस्बेस्टॉस की सीट अगर आप उसको वापरते हैं, उसको लगाते हैं तो उससे भी काफ़ी तापमान कम हो जाता है। अगर शेड के ऊपर समझ लीजिए कोई लोहे का, टीन का छप्पर अगर होगा तो उसमें आप ऐसे घास हो गया, पेड़ हो गए, पत्तियां होगी, मिट्टी का मिश्रण हो गया, ऐसा तैयार करके बिछाना काफी जरूरी होता है। इसके कारण क्या होगा कि धूप का जो प्रभाव है वो काफी कम हो जाएगा। और समझ लीजिए कोई पशु के शेड में अगर सीमेंट का अगर छप्पर है तो उस पर पशु के शेड के ऊपर सफेद रंग होता है, उससे चूने से पुताई तो आप करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो तापमान है वो काफी 50% तापमान आपको कम होते हुए देखेगा। ખેડૂત ભાઈઓ, પશુના જો શેડ છે આ એસ્બેસ્ટોસ શીટથી તમે ઢકાયેલા હોવું જોઈએ। અને તેના ઉપર જો ઘાસ છે આ તમે ફેલાવવો જોઈએ। અને પશુ આવાસના શેડની ઉપર તમે જો તો ઘાસ, ઝાડના પાન અથવા જો ઘાસ અને માટીનું મિશ્રણ મૂકવું જરૂરી છે। એવી રીતે અહીંયા જો તમે અહીંયા ઘાસ અને માટીનું મિશ્રણ છે કેવી રીતે મૂકેલ છે। અને એમાં શું થાય કે તડકા ઓછું થઈ જાય પશુવાડામાં। અને પશુના શેડની ઉપર સિમેન્ટની છત હોય તો તમે સફેદ રંગ અથવા ચૂનાથી પણ તમે રંગવું જોઈએ। એવી રીતે તમે કાળજી લેવો તો ગરમીની મોસમમાં શું થાય કે એનો જો ગરમીનું જો તાણ છે આ પણ ઓછું થઈ જાય અને તાપમાન પણ તમે ઓછું કરી શકાય। ખેડૂત ભાઈઓ, पशु आवास के दीवार से जो पशु बाड़े का काफी और ये तापमान का काफी संबंध होता है। अगर आप बाहर से अगर सफेद रंग लगाते हैं तो उससे भी काफी तापमान कम हो जाएगा। और उसमें जो सूर्य की किरण है वो भी काफी परावर्तित हो जाएगी। और सफेद रंग लगाने के कारण 50% आप पशु बाड़े का जो तापमान है वो भी आप कम कर पाओगे। और पशु आवास में गर्मी के समय अगर 3 से 4 बार अगर आप जमीन के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं तो उससे भी पशु बाड़े का या पशु आवास का जो तापमान है वो भी काफी कम हो जाएगा। और पशु को बैठने में ठंडक मिलेगी। ये काफी अच्छी तरीके से हम लोग अगर आवास का प्रबंधन करते हैं तो उससे भी गर्मी का जो तनाव है हम लोग कम कर सकते हैं। ખેડૂત ભાઈઓ, પશુની આવાસની દિવાલ પર સફેદ રંગ લગાવવો જોઈએ। અને સફેદ રંગ લગાવવાથી શું થાય કે સૂર્યકિરણના કિરણો પરાવર્તિત થઈ જાય અને સફેદ રંગ लागू લગાવવાથી પશુના જો રહેઠાણના जो તાપમાન છે આ પણ 50% ઓછું થશે। અને જમીન ઉપર તડકામાં 3 થી 4 વાર પાણીનો છંટકાવ કરવાથી શું થાય કે અહીંયા જો તમે ઓછું તાપમાન, જમીનનું તાપમાન ઓછું થઈ જાય અને પશુઓની બેસવા માટે ઠંડક પણ રહે છે। એવી રીતે તમે કાળજી લેવો તો ગરમીના जो તણાવ છે આ પણ તણાવ ઓછું થઈ જાય। किसान भाइयों, पशु आवास का जो आधा भाग जो खुला होता है, कभी कभी जो खुले जो पशु बाड़े होते हैं, पशु के आवास होते हैं,
अगर तापमान बढ़ जाता है 45 के ऊपर हो जाता है, 40 के ऊपर हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है कि उसका जो सहन शक्ति होती है वो काफी कम हो जाती है। अगर इसको हम लोग अगर अनाज के खाली बोरे होते हैं या ग्रीन नेट होती है, इससे भी हम लोग उसको ढक सकते हैं। ये देखिए आप कैसे ढाके। और इससे क्या होगा कि पशुवाड़े का जो तापमान है, आवास का जो तापमान है, ये 30% कम हो जाएगा। और बोरे पर पानी का छिड़काव करने से तापमान तो कम हो जाएगा, पशु को क्या हो जाएगा कि आवास में ठंडक भी बनी रहेगी। और पशु आवास के पास जिस बाजू से दोपहर में सूर्य किरण आते हैं, उस दिशा में छाया देने वाले अगर आप ऐसे पेड़ लगाते हैं, तो इससे भी पशु को काफी ठंडक मिलती है और तापमान भी काफी कम हो जाता है। इसलिए कोई भी हालत में जब हम तबेला तैयार करते हैं या पशुओं का एक घर तैयार करते हैं, आवास करते हैं, शुरू से ही इस तरह की जो पेड़ है, पेड़ पौधे वो लगाना चाहिए। ખેડૂત ભાઈઓ, પશુઓના આવાસનો અડધો ભાગ જો ખુલ્લો હોય તો તેને ખાલી અનાજની બોરીઓ અથવા લીલી જાળીથી ગ્રીન નેટ દ્વારા ઢાંકી દેવી જોઈએ, જેના કારણે શું થાય કે પશુના રહેઠાણના તાપમાન 30% ઓછું થશે અને બોરી પર પાણીનો છંટકાવ કરવાથી આવાસનું તાપમાન પણ વધુ ઓછું થશે અને પશુઓના રહેઠાણમાં ઠંડક પણ રહેશે. છાંયડો આપતા વૃક્ષો જે પશુ આવાસની પાસે બપોરના સમયે જ્યાંથી સૂર્યના કિરણે છે આવે છે તે દિશામાં વાવવો જોઈએ. ત્યારે જ્યારે પણ તમે તબેલા કરવાનું હોય તો ત્યારે તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ. આ પેડ પૌધે તમે લગાવવો જોઈએ, વાવવા જોઈએ અને એવી રીતે તમે પરિસ્થિતિ તૈયાર કરો તો ભવિષ્યમાં શું થાય કે પશુઓના जो गर्मी ने जो तान છે આ તમે પણ ઓછું કરી શકાય. किसान भाइयों, जब हम पशुपालन करते हैं तो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि पशु का जो आवास है, उस आवास के आसपास भी पानी का छिड़काव हम लोगों को करना चाहिए और जिससे क्या हो जाएगा, तापमान काफी कम हो जाएगा. पशु बाड़े में अगर आपके पास अगर सुविधा है, इलेक्ट्रिक है, तो आप पंखे की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे हवा अगर घूमती रहेगी कि गर्म हवा आएगी और गर्म हवा बाहर भी निकल जाएगी, तो इसमें गर्मी का तान है वो काफी कम हो जाएगा. और जो पशु आवास में अगर विदेशी जानवर हम लोग अगर रखते हैं, संकरित जानवर रखते हैं, क्रॉसब्रीड रखते हैं, तो ऐसे वक्त स्प्रिंकलर है, फॉगर है, कूलर की व्यवस्था है, ये भी हम लोगों ने करनी चाहिए. उससे आपको क्या होगा कि दूध उत्पादन पर असर जरूर देखने को मिलेगा. जो दूध उत्पादन कम हो रहा है वो भी आप लोग उसको बनाया रख सकते हैं. तो इसके कारण क्या होगा कि पशु आवास का जो तापमान है वो काफी कम हो जाएगा और गर्मी का जो तान है वो तो कम ही हो जाएगा. तो इसके कारण पशु भी काफी स्वस्थ रहने को काफी मदद मिलती है. ખેડૂત ભાઈઓ, પશુના રહેઠાણની જો આસપાસ છે પાણીનો છંટકાવ તમે કરવો જોઈએ, જેના કારણે શું થાય કે આવાસનું જો તાપમાન છે આ ઓછું થઈ શકે અને પશુના જો આવાસમાં તમે પંખાની વ્યવસ્થા કરો તો બહુ સારું છે. તો શું થાય કે હવા સતત ફરતી રહે છે અને પશુના જો રહેઠાણ છે એના જો સંકર અથવા વિદેશી જાતના જો પશુના કિસ્સામાં તમે સ્પ્રિંકલ પણ વાપરી શકાય, ફોગર્સ પણ વાપરી શકાય, કુલરની પણ વ્યવસ્થા પણ કરી શકાય અને એના શું થાય કે તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ જાય છે અને એના કારણે ગરમીના જો તાણ છે, તણાવ છે આ પણ ઓછું થઈ જાય અને જો દૂધ ઉત્પાદન છે આ પણ દૂધ ઉત્પાદન તમે મેન્ટેન કરી શકાય. ખેડૂત ભાઈઓ, गर्मी के मौसम में भैंसों को पानी के जलाशय की काफी आदत होती है. अगर भैंसे अगर आप देखोगे जलाशय में जाके बैठते, या देखिए आप कितने जानवर जलाशय के पास घूम रहे हैं, कोई अंदर में जाके बैठ रहे हैं. तो इसमें नदी में बैठने की काफी आदत होती है. अगर आप देखोगे कि जहाँ पानी का जलाशय तैयार करना चाहिए, अगर पशुवाड़ा आपके पास काफी जानवर है, 50-100 जानवर है, तो वहां आप तैयार कर सकते हैं जहाँ पर भैंस आराम से बैठ सकती है और अपने शरीर का तापमान है वो भी काफी कम कर सके. अगर आप जलाशय अगर नहीं तैयार कर सकते हैं तो आप भैंसों के ऊपर गर्मी के समय पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, उससे भी तापमान काफी कम हो जाएगा. और गर्मी के मौसम में गाय और भैंसों को 3-4 बार दिन में नहलाना चाहिए और उससे क्या हो जाएगा कि तापमान भी कम हो जाएगा और गाय को 2 बार तो कम से कम आपने नहलाना जरूरी है. ખેડૂત ભાઈઓ, ઉનાળાની ઋતુમાં ભેંસોને જલાશયો, તળાવ, નદીઓમાં બેસવાની આદત હોય છે. તેથી પશુઓના રહેઠાણમાં પાણીનું જલાશયનું પ્રબંધન તમે કરવું જોઈએ, જ્યાં ભેંસ આરામથી બેસી શકે અને તેનું શરીરની જો તાપમાન છે આ પણ ઘટાડી શકે. જો તમે જળાશય તૈયાર ન કરી શકો તો શું તમે કરો કે ભાઈ ઉનાળામાં ભેંસને ઉપર પાણી પણ છંટકાવ કરી શકાય. ઉનાળાની ઋતુમાં ભેંસને 3 થી 4 વાર નવડાવવી જોઈએ. ગાયના 2 દિવસમાં 2 વાર તમે નવડાવવી જોઈએ. તો એના કારણે શું થાય કે જો ગરમીના જો તાણ છે આ ઓછું થઈ જાય. કિસાન ભાઈઓ,
पशु आवास में जहाँ पशुओं को बांधते हैं वहाँ पर पीने का पानी का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी के कारण क्या होगा कि जो पशु पानी पिएगा अगर वो ठंडा पानी पीता है तो उससे भी काफी तापमान कम होने को मदद मिलती है। और अगर आप मटका है, कोई मटका, काफी बड़े बड़े मटके होते हैं, उसमें अगर पानी हम लोग भरते हैं और वो पशु वहाँ का पानी पशु को पिलाते हैं तो उससे काफी पशु को राहत मिलेगी। और पानी के टाके की अगर खस होती है, खस अगर हम लोग डालते हैं तो उससे भी जो पानी का टाका होता है वो भी, उसमें का जो पानी होता है वो भी काफी ठंडा हो जाएगा। और पीने का जो पानी होता है पशुओं का, इस तरीके से आप लोग अगर टंकी के ऊपर ढाक देते हैं, उसमें क्या हो जाएगा कि सूर्य की जो किरणें होती है वो अंदर नहीं पहुंच पाएगी और पानी का जो टाका होता है, हाँ, जो भी है उसमें का जो पानी होता है वो तापमान बना रहेगा, ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और जब हम पानी पिलाते हैं उसमें थोड़ा नमक डालते हैं, आटा मिलाकर पानी अगर पिलाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। उसमें पशु को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आटे से क्या ऊर्जा भी पशु को मिल जाती है। ખેડૂત ભાઈઓ, પશુ આવાસમાં જ્યાં જગા પશુ બાંધેલા હોય ત્યાં જગા પીવાનું પાણીની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, આ બહુ મહત્વપૂર્ણ વાત છે। જો પીવાનું પાણી ઠંડી હોય તો ખૂબ સારું છે। આ માટે તમે એક મોટા માટલામાં પાણીને ઠંડુ કરી પશુને પાણી આપી શકો છો। તમે પીવાનું પાણીના ટાંકામાં અથવા વાસણમાં પાણી ઉપર ખસ નાખી શકો છો, જેના કારણે પાણી ઠંડુ થઈ શકે। અને ઉનાળાના ઋતુમાં પીવાના પાણીમાં ટાંકા ઢાંકેલા રાખવા જોઈએ, એના કારણે શું થાય, પાણીનું જો તાપમાન છે ઓછું થઈ જાય। અને પીવાના પાણીમાં મીઠું અને લોટ ભેળવીને પશુને પીવડાવવાથી ફાયદો થાય છે। એના કારણે શું થાય કે પશુ પણ પાણી પીશે અને લોટમાંથી પશુને ઉર્જા પણ મળી જાય। તો એ તેવે તેવે તમે પ્રબંધન કરશો તો તમારા પશુનું જો તાણ છે, ગરમીનો जो तनाव છે આ પણ તમે ઓછું કરી શકાય। अब किसान भाइयों, जब जैसे हमने आवास व्यवस्थापन देखा, वैसे ही आहार व्यवस्थापन भी काफी महत्वपूर्ण है गर्मी के मौसम में। तो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उसको जब भी हम लोग खाना खिलाते हैं तो कोई भी परिस्थिति में सुबह जल्दी अगर हम लोग खाना खिलाते हैं, शाम को अगर काफी देरी से अगर हम खाना खिलाते हैं तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि जो ऊर्जा तैयार होती है वो जो ऊर्जा होने वाली तैयारी गर्मी के जो समय होता है दोपहर में, वो ऊर्जा काफी थोड़ी कम हो जाएगी। और जो भी हम लोग खाना देते हैं उसका काफी अच्छी तरीके से जो आहार प्रबंधन होना चाहिए वो हम कर सकते हैं। और पशु को संतुलित आहार हमेशा देना चाहिए। और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ज़्यादा कैलोरी वाला अगर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन युक्त खुराक है, वो भी हम लोगों ने उसको देना चाहिए। दाने को ठंडे पानी में हमेशा भिगोना चाहिए। और पशु को जो सड़ा बुरशी युक्त खराब खुराक वो नहीं देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि अगर बुरशी लगी हुई है तो वो खुराक पशु को नहीं देना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। ખેડૂત ભાઈઓ, જેટલા આવાસ વ્યવસ્થાપન મહત્વપૂર્ણ છે એટલા જ મહત્વપૂર્ણ આહાર વ્યવસ્થાપન છે। ગરમીના મૌસમમાં જે પશુઓનું દૂધ આપે છે તેમને સવારે વહેલા ઉઠીને અને સાંજે સૂર્યાસ્ત પછી ખોરાક અથવા દાન તમે આપવું જોઈએ। દૂધ આપતા પશુઓને સંતુલિત આહાર આપવો જોઈએ। પશુઓની સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવા માટે વધુ કેલરી સાથે કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, પ્રોટીનયુક્ત ખોરાક છે, આ તમે આપવું જોઈએ। અને અનાજને તમે ઠંડા પાણીમાં પલાખી રાખવું જોઈએ અને પશુઓને સડેલું ખરાબ અને ખોરાક ન આપવો જોઈએ। એવી રીતે તમે કાળજી લેવું બહુ જરૂરી છે। किसान भाइयों, पशुओं को घास चारा देते हुए समय भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, फाइबर का प्रमाण काफ़ी कम हो, ऐसा स्वच्छ और गुणवत्ता युक्त जो हरा चारा है वो आपने देना चाहिए। और धान्य जो वर्ग के चारे होते हैं उसमें प्रोटीन और कैल्शियम की जो काफ़ी कमी होती है। जो फलीयुक्त जो लेगुमिनस वर्ग के चारे होते हैं उसमें क्या होता है कि प्रोटीन और कैल्शियम का प्रमाण बरसीम होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। बरसीम ल्यूसम जैसे जो हरे चारे होते हैं उसमें उच्च प्रोटीन जो होता है काफ़ी अच्छा होता है और पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं और बढ़ते पशुओं के लिए भी उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए इसके कारण आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा उसको देना चाहिए। ખેડૂત ભાઈઓ, પશુઓને ઘાસચારો આપતી વખત જેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોય અને ફાઇબરનું પ્રમાણ ઓછું હોય એવો સ્વચ્છ ગુણવત્તાયુક્ત લીલો ચારો તમે આપવો જોઈએ। અનાજના ખોરાકમાં પ્રોટીન અને કેલ્શિયમની ઉણપ હોય છે। કઠોળ વર્ગના ચારામાં પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ વધુ પ્રમાણ છે અને બરસીમ લ્યુસર્ન જેવા લીલો ચારો પશુઓના ઉત્પાદન અને પશુઓની વૃદ્ધિ માટે
ઉચ્ચ પ્રોટીન ટકાવારી અને પાણીની સામગ્રી કે કારણે સારો રહે છે. એના કારણે તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં જ્યારે તમે લીલા ચારો આપો तो बरसी न्यूट्रिशन तुम्हें आपको જોઈએ. किसान भाइयों, जब भी हम हरा चारा देते हैं तो हमेशा उसको काट के खिलाना चाहिए. उससे क्या होगा कि पाचन शक्ति भी उसकी बढ़ेगी. और हमारे पास अगर सूखा चारा है तो सूखा चारा को हम लोग हरा चारे के साथ भी दे सकते हैं. और सूखे चारे में ज्वार की सूखी पत्तियां है, उस पर थोड़ा नमक गुड़ के पानी का अगर छिड़काव करके सुबह शाम अगर आप देते हैं तो कम समय कम तापमान के समय हम लोग दे सकते हैं उसको. गन्ने की हरी पत्तियां होती है या गन्ने का जो रस निकालने के बाद जो बचा हुआ भाग होता है वो भी हम लोग पशु को खिलाते हैं. और ખેડૂત ભાઈઓ, લીલા ચારો કાપીને તમે ખવડાવવો જોઈએ, જેના કારણે શું થાય કે પાચન ક્રિયા પશુના પેટમાં સારી રીતે થઈ શકે છે. લીલો ચારો જે છે એના સાથે સૂકો ચારો છે આ પણ તમે આપવો જોઈએ. સૂકો ચારો જુવારના સૂકા પાન પશુને આપી શકાય તમે. પરંતુ તેના ઉપર મીઠું અને ગોળનું અગર પાણી છાંટીને સવારે અને સાંજે ઓછા તાપમાનના તમે પણ આપી શકાય. જેના કારણે શું થાય કે પાચન શક્તિ વધી જાય. અને શેરડીના જો લીલા પાન છે, શેરડીનો રસ કાઢ્યા પછી જો બાકીનો ભાગ છે આ પણ તમે પશુનો ખવડાવી શકાય. તો એવી રીતે તમે આહાર માટે તમે પ્રબંધન કરશો તો તમે ગરમીનું जो तान છે આ પણ તમે ઓછું કરી શકાય. किसान भाइयों, पशु को चरने के लिए हम लोग जो बात करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि दोपहर में तापमान बढ़ जाता है वातावरण में, तो सुबह 9 बजे के पहले आप छोड़ सकते हो. और शाम को अगर 5-6 बजे के बाद आपको तापमान देखना चाहिए, उसके हिसाब से भी आप जानवर को बाहर छोड़ सकते हैं. और अगर आप दोपहर में अगर पशुओं को छाव में रखते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है. अगर ज़्यादा अगर तापमान है तो उस समय पशुओं का आहार प्रबंधन उचित तरीके से आप लोगों ने करना बहुत जरूरी होता है. तो ખેડૂત ભાઈઓ, આસપાસના જો તાપમાન છે એના અનુસાર તમે સવારે 9 વાગ્યા સુધી અને સાંજે 5 વાગ્યા પછી થોડા સમય માટે તાપમાન જોઈને પશુને તમે ચરવા માટે બહાર છોડી શકાય છે. પરંતુ બપોરના સમયે તમે પશુઓને છાયડામાં રાખવા જોઈએ અને પશુઓની જો જરૂરિયાત મુજબ પશુ આવાસના તાપમાનને તમે ધ્યાનમાં રાખીને પશુઓના ખોરાકની વ્યવસ્થા તમે કરવું જોઈએ. તો એના કારણે શું થાય કે પશુઓનો જો ગરમીનો जो तनाव છે આ પણ તમે ઓછું કરી શકાય. ખેડૂત भाइयों, खुराक के साथ साथ जो मिनरल मिक्सचर होता है, क्षार मिश्रण होता है, इसका भी काफी महत्व है आहार व्यवस्थापन में. और हीट स्ट्रेस या गर्मी के तनाव में जो खुराक हम देते हैं उसके साथ साथ पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम युक्त जो क्षार मिश्रण, उसमें पशु चिकित्सक के सलाह अनुसार अगर हम खुराक के साथ देते हैं तो उससे क्या होता है, गर्मी के तनाव में भी काफी राहत मिल सकती है. और पशु के आहार में गर्मी के समय अगर छाछ है, दही का आप लोग उपयोग करते हैं तो ये भी काफी अच्छा है. और इससे भी तापमान जो गर्मी का जो तनाव है वो भी हम लोग उसका कम कर सकते हैं. तो ખેડૂત ભાઈઓ, તમે ખરીદ મિશ્રણ છે ખોરાકની સાથે તમે આપવું જોઈએ. અને હીટ સ્ટ્રેસ અને ગરમીના તાણના કિસ્સામાં પશુ ચિકિત્સકની સલાહ મુજબ જો પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ યુક્ત ખોરાકમાં મિનરલ મિક્સચર છે આ ખોરાકમાં લેવાથી ગરમીના પણ તાણમાં પણ તમે રાહત મળી જાય છે. અને તમે ઉનાળામાં પશુના આહારમાં છાશ, દહીંનો પણ ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. એના કારણે શું થાય કે તાપમાન જો ગરમીનો તાણ છે આ પણ તમે ઓછી કરી શકાય. किसान भाइयों, पशु आवास में सभी पशुओं को हमेशा दिन भर रात भर 24 घंटे स्वच्छ पानी पिलाने की व्यवस्था आपने करना चाहिए. पशुओं को सुबह जल्दी और देर रात को भी आपने पानी पिलाना बहुत जरूरी है. और पशुओं को जो हीट स्ट्रेस होता है, तान होता है, उसमें 20 से 30% पानी की जरूरत वो काफी बढ़ जाती है. तो ખેડૂત ભાઈઓ, પશુ આવાસમાં દિવસ અને રાત્રે 24 કલાક તમામ પશુઓને તમે શુદ્ધ પાણી મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. અને પશુઓને વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે પણ તમે પાણી આપવું જ જોઈએ. અને હીટ સ્ટ્રેસ અને ગરમીના તાણના સમયે પશુઓને 20 થી 30% વધારે પાણીની જરૂરત પડે છે. તો પાણીનું પ્રબંધન તમે સારી રીતે કરો તો ગરમીના તાણ ઓછું થઈ શકે છે. ખેડૂત भाइयों, पीने के पानी का जो टाका होता है उसका भी आपको काफी अच्छी तरीके से प्रबंधन करना होता है. और जो बर्तन है, बकेट है, हमेशा पशु के सामने भरी रहना चाहिए. और पशु का जो पानी का जो प्रबंधन है अगर वो शेड में आप करते हैं तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि जो धूप होती है उसमें धूप में पशु जाना पसंद नहीं करता है. तो इसके कारण क्या होता है कि पशु के जो गर्मी का तनाव है वो आप कम कर सकते हैं. और टाका हमेशा साफ करना चाहिए. ખેડૂત ભાઈઓ, પીવાનું પાણી जो वासन છે અથવા પશુની આગળ મૂકેલ ડોલ હંમેશા ભરેલી હોવી જોઈએ. પાણીની ટાંકી હંમેશા સાફ કરવું જોઈએ. અને પાણીની જો ટાંકી છે એનું જો પ્રબંધન છે આ હંમેશા તમે પશુ બાડીની અંદર, પશુ આવાસની અંદર તમે કરી જોઈએ.
એના કારણે શું થાય, ગરમીનો જો તણાવ છે આ ઓછું થઈ જાય. किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में जब मादा पशु जब गर्म होती है तो उसके लक्षणों की जांच हमेशा किसान भाइयों ने सुबह जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि तापमान जब बढ़ जाता है तो जो काफी असर पशुओं के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर दिखाई देते हैं. और मादा पशुओं में जब अगर आपको गर्भधारणा भी करनी है, चाहे कृत्रिम गर्भधारणा हो या नैसर्गिक गर्भधारणा हो, आप लक्षण के अनुसार आप जल्दी सुबह या शाम को अगर करते तो काफी अच्छा होता है. ખેડૂત ભાઈઓ, ઉનાળાની ઋતુમાં માદા જાનવર ગરમ થાય ત્યારે ખેડૂતોને તેના લક્ષણોની વહેલી સવારે તપાસ લેવી જોઈએ. અને માદા પશુઓના પણ સવાર કે સાંજના સમયે પશુના ગરમીના લક્ષણો મુજબ ગર્ભધારણા માટે પ્રક્રિયા કરવાની જોઈએ. એના કારણે શું થાય કે પ્રજનન જો ક્રિયા છે એનો ગરમીના સાથે બહુ મહત્વપૂર્ણ સંબંધ છે. એના તમે કાળજી લેવો તો સારું રીતે તમે પ્રજનન કરી શકાય. अभी तक किसान भाइयों हमने आवास व्यवस्थापन और आहार व्यवस्थापन देखा, तो हम लोगों ने आरोग्य व्यवस्थापन भी चर्चा करना बहुत जरूरी होता है. इसमें अपचन है, त्वचा रोग है, खाज खुजली है, मक्खियों के माध्यम से कुछ बीमारियां होती है, गर्मी में स्तनदा होते हैं, टीकाकरण बहुत जरूरी है, रोग प्रतिकारक क्षमता कैसी बढ़ती है, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है. ખેડૂત ભાઈઓ, આરોગ્ય વ્યવસ્થાપનમાં પણ અપચો છે, ત્વચા રોગ છે, રિંગવોર્મ, સ્કેબિસ છે, માખીઓ દ્વારા પ્રસારિત પરોપજીવી રોગ છે, ઉનાળામાં આવનો સોજો છે, રસીકરણ છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ માટે કાળજી લેવી बहुत जरूरी है. किसान भाइयों, पहले हम देखेंगे कि अपचन जो होता है इसमें गर्मी के मौसम में काफी इस तरह की स्थिति तैयार हो जाती है पशुओं में, और इसका जो गोबर है पशुओं का ये काफी सूख जाता है और पशु छाव के जगह जाकर बैठता है. ये उसका काफी महत्वपूर्ण लक्षण होता है और गर्मी के तनाव के भी उसमें लक्षण दिखाए जाते हैं. अगर इसके ऐसे परिस्थिति में आप हरा चारा उसको बढ़ा सकते हैं, उसका सूखा चारा देना आप लोग कम कर सकते हैं, और छाछ में थोड़ा खाने का सोडा अगर मिलाते हैं तो उसमें खाने तेल के साथ भी आप दे सकते हैं, 200 से 250 से 300 ग्राम तेल के साथ. तो तिल का जो तेल होता है वो भी आप उसको दे सकते हैं. इससे क्या हो जाएगा कि पाचन तंत्र में वो काम करने लगेगा और जो बफर एक्शन होती है वो भी काफी अच्छे तरीके से तैयार होगी, और जो रूमेन एसिडोसिस है वो भी हम लोग उसको रोक पाएंगे. और ज्यादा अगर स्थिति अगर खराब हो जाए तो पशु चिकित्सक ने आपसे संपर्क करना चाहिए. ખેડૂત ભાઈઓ, इन અપચોમાં છાન जो છે આ સુકી દેખાય છે, પશુ છાંયડો અથવા ઠંડી જગ્યાએ બેસે છે અને ગરમીના તાણના લક્ષણો આ લક્ષણો જ છે. અને આવા સમયે તમે શું કરવું જોઈએ કે લીલા ચારો તમે વધારવો જોઈએ અને સૂકો ચારો આ તમે ઘટાડવો જોઈએ. અને ખાવાના સોડા છે છાશમાં તમે આપવું જોઈએ, અથવા ખાવાના સોડા સાથે તમે 250 થી 300 ગ્રામ તમે તલની તેલ આપી પણ શકાય છે. આના કારણે પાચન તંત્ર સારું રીતે કામ કરવાના શરૂ કરશે અને તમે ખરાબ પરિસ્થિતિમાં તમે પશુ ચિકિત્સકની મદદ પણ લેવી શકાય. किसान भाइयों, जो तापमान बढ़ जाता है और गर्मी के मौसम में कभी कभी त्वचा की बीमारियां भी होती है, जिसे फोटोसेंसिटाइजेशन भी कहा जाता है. और जब पशुओं में कभी कभी कैंसर की बीमारी होती है तो उसमें क्या होता है कि फोटोडायनेमिक एजेंट की दवाई का उपयोग किया जाता है, और जब पशु हमारा सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है कि ये जो दवा होती है और तीव्र रूप से काम करना शुरू कर देती है, और उसका जो प्रभाव है विषारी प्रभाव पशु के शरीर में दिखाई देता है. उसके कारण क्या होता है कि जो स्पॉट्स होते हैं, अगर आप यहाँ देखोगे, देखिए फोटोसेंसिटाइजेशन इस तरीके के देखिए लक्षण है ये पशु में आपको दिखाई देते हैं. तो इसमें पशु का जो असली रंग होता है वो गायब हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि पशु का अगर लीवर खराब है उसके कारण भी ये फोटोसेंसिटाइजेशन की बीमारी पशुओं में देखने को मिलती है. तो हमेशा आप लोगों ने क्या करना चाहिए कि अगर पशुओं को ऐसी बीमारियां देखने को मिलती है पशुओं में तो पशु चिकित्सक की मदद लेना चाहिए, और अंधेरे में पशु को रखना चाहिए जहां सूर्य की किरण पहुंच न पाए. ખેડૂત ભાઈઓ, ગરમીના મૌસમમાં ત્વચા રોગ પણ થાય છે, એના ફોટોસેન્સિટાઇઝેશન કહેવામાં આવે છે. અને કેટલીક વાર શું થાય કે પશુઓના જો ઉપચાર છે આ પશુઓમાં દાખલા તરીકે કેન્સર થાય તો કેન્સરની જો દવા છે એનો પશુ ચિકિત્સક આપે છે, અને જ્યારે પશુ તડકામાં જ આવે તો શું થાય કે આ જો દવાનો જો અસર છે આ પશુની ઉપર થાય છે, અને શું થાય કે એનો જો અસલી રંગ છે જો આ પણ તમે જોઈ ન શકાય. અને જ્યારે ક્યારે પણ લીવરની પ્રોબ્લેમ છે, યકૃતનો પ્રોબ્લેમ છે આ થવાને કારણે પણ ત્વચાની સમસ્યા થઈ શકે છે.
અને ચામડીનો સાચો રંગ આત્મ જતો રહે. અને એના કારણે તમે શું કરવાનું પડે કે પશુને જે છે અંધેરામાં યા છાંયડો અથવા અંધકાર જેવી જગ્યાને તમે રાખવું જોઈએ. અને જ્યાં જગ્યા સૂર્યની કિરણે પણ ન પહોંચે. અને આ बीमारीમાં પણ તમે पशु चिकित्सक की मदद लेनी शकाय. किसान भाइयों, कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के मौसम में भेज काफी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. उसके कारण क्या तापमान भी बढ़ जाता है. और तापमान ज्यादा बढ़ रहा है और भेज भी, वातावरण नमी है, उसके कारण क्या हो जाता है कि जो रिंगवर्म है, दांत खुजली है, वो काफी पशुओं के शरीर पर देखी जाती है. और इसके ऊपर जो एस्बेस्टस जैसे, ये देखिए अगर एक गोलाकार जो है ऐसे धब्बे दिखाई देते हैं. और पशु को इसके वक्त काफ़ी अच्छी तरीके से खुराक देना चाहिए. टिंचर आयोडीन का इसके ऊपर उपयोग करना चाहिए. पशु चिकित्सक की मदद लेना चाहिए. ખેડૂત ભાઈઓ, ઉનાળામાં ગરમીના જો તણાવ છે એમાં શું થાય કે તાપમાન પણ વધી જાય અને જો ભેજ છે આ પણ વધી જાય. એના કારણે શું થાય કે પશુના શરીરના ઉપર આ રિંગવર્મ નામની બીમારી તૈયાર થઈ જાય છે. અને એનો જો પશુની જે રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા છે આ પણ ઓછી થાય છે. અને આ જો તમે અહીંયા જો લક્ષણ છે એવી રીતે એસ્બેસ્ટસ જેવા ગોળાકાર જો ફોલ્લીઓ તમે દેખાય છે. અને આવા સમયે તમે પશુઓનો સારી રીતે આહાર આપવો જોઈએ. અને આ ફોલ્લીઓ પર તમે ટિંચર આયોડીન લગાવવું જોઈએ. અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે પશુ चिकित्सक की सलाह પણ લેવી જોઈએ. किसान भाइयों, जो गर्मी का मौसम होता है इसमें मक्खियों के माध्यम से भी परजीवी के मार्फत बीमारी पशु में तैयार हो जाती है. तो क्या होता है कि मौसम बदलने पर गर्मी के प्रारंभ में, जैसे मार्च या अप्रैल महीना है, तो उसमें क्या होता है कि पशुओं में मक्खियां बैठती, वो काटती, जख्म तैयार हो जाती है. और जख्म के माध्यम से जो सूक्ष्म परजीवी है वो पशु के अंदर में चले जाते हैं. और प्रवेश करने के बाद जो खून में पनपने लगते हैं. और खून में पनपने के बाद जो भी परजीवी के माध्यम से जो बीमारियां होती है वो काफी अपने को देखने को मिलती है. तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि पशु को स्वच्छ आवास में हम लोगों ने रखना चाहिए, जिसमें क्या होगा कि मक्खियां जो होती है उसका आना कम होगा. और परजीवी मार्फत जो बीमारियां फैल रही है उसको भी हम लोग उसको नियंत्रण कर सकते हैं. आप लोग जो खरारा होता है वो भी पशुओं पर करना चाहिए. और ખેડૂત ભાઈઓ, માખીઓ દ્વારા પણ પ્રસારિત પરોપજીવી રોગ થાય છે ઉનાળામાં, ગરમીમાં. આના ઉનાળાની શુરુઆતમાં માર્ચ મહિનામાં, એપ્રિલ મહિનામાં શું થાય કે હવામાન બદલાય છે અને ત્યારે સૂક્ષ્મ પરોપજીવી પશુના શરીર ઉપર કરડવાથી અથવા ઘાવ દ્વારા પશુના શરીરમાં પ્રવેશીને તેના લોહીમાં પણ વિકસે છે. અને માખીઓ પર તમે નિયંત્રણ રાખવી જરૂરી છે. અને ઉનાળા દરમિયાન પશુઓને સ્વચ્છ રહેઠાણમાં તમે રાખવું જોઈએ. અને જેના કારણે પશુઓના રહેઠાણમાં માખીઓના जो आगमन છે આ ઓછું થશે. અને પરોપજીવીઓથી જો થતા રોગથી તમે બચશે. અને એના માટે તમે શું કરવું પડે? સ્પ્રેઇંગ કરવું પડે. જો દવા છે જંતુનાશક દવા છે આ પણ તમે છંટકાવ જોઈએ. તમે ખરારા કરવું જોઈએ. એવી રીતે તમે जो છે काळजी लेवी જોઈએ. किसान भाइयों, ये गर्मी का जो मौसम होता है इसमें सबसे भयंकर एक बीमारी होती है कि जिसको हम गर्मी में सनदा बोलते हैं. थनैला नाम की जो बीमारी होती है, इसमें जो मक्खियां होती है, जब पशु दूध देना बंद कर देता है या छोटे बछड़ों को दूध देना बंद कर देता है तो क्या हो जाएगा, ड्राई पीरियड होता है. तो उसमें क्या हो जाता है कि पशु के थन होते हैं उसके ऊपर मक्खियां बैठती है, उसके ऊपर घाव तैयार होते हैं, जख्म होती है. और उसके ऊपर क्या होते हैं, जंतु होते हैं, वो प्रवेश करते हैं. और कभी कभी क्या होता है, कोई जख्म हो जाती है. जख्म में भी निपल में जख्म होने के कारण, वहां जंतु के प्रवेश करने के कारण ये जो होती है निपल होती है, ये काफी यहाँ सूजन देखने को मिलती है. और जो अब हम लोग कभी दूध निकालना बंद कर देते हैं तो ऐसे वक्त भी कोई भी परिस्थिति में हम लोगों ने ये जो थनैला नाम की बीमारी है होने के लिए कोई भी परिस्थिति में उसका जो प्रबंधन है वो करना चाहिए. टीटीपी करना चाहिए. और जो थन होते हैं हमेशा साफ करना चाहिए. इस तरीके से हम लोग जो जख्म होती है उसका इलाज करना चाहिए. अगर गर्मी में सनदा दिखाई देता है, उसके लक्षण दिखाई देते हैं तो पशु चिकित्सक की मदद लेना चाहिए. इस तरीके से हम लोग जो गर्मी के मौसम में हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं. तो ખેડૂત ભાઈઓ, ઉનાળામાં પણ આવનું સોજો નામની બીમારી થાય છે પશુઓમાં. જ્યારે ઉનાળા દરમિયાન ગાય અને ભેંસ દૂધમાં જો ઘટાડો કરે છે, આ નાના પશુને દૂધ આપવાનું બંધ કરે છે, ત્યારે માખીના શું થાય કે સ્તનના ઉપર બેસે છે અને જેના કારણે જીવાણુ અંદર પ્રવેશ કરી શકાય. અને કેટલીક વાર શું થાય કે જો આવના ચામડીઓ છે
એનો તિરાડ દ્વારા પણ પ્રવેશ કરે છે અને ઘણીવાર ઉનાળાની ઋતુમાં આવું બને અને એના ઉપર આવની જે સૂજો છે આ તૈયાર થઈ જાય. તમે શું કરવાનું છે કે જ્યારે તમે વાછરડાને આ પાડીઓને દૂધ જો ખવડાવવાનું બંધ કરતા હો તો તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ પોટેશિયમ પરમેંગનેટના દ્વારા ટીટ ડિપિંગ દ્વારા તમે જો આવનો જો છે એવો તમે ટીટ ડિપિંગ કરી શકાય. અને જો જખમ છે એના ઉપર કોઈ પણ એવી પણ તમે સારવાર પણ પશુ ચિકિત્સક દ્વારા કરી શકો. માખીઓ જે છે માખીઓ પર તમે નિયંત્રણ કરવું જોઈએ, જંતુનાશક તમે છંટકાવ કરવો જોઈએ, એવી રીતે તમે काळजी लेवी शकाय. किसान भाइयों, जो गर्मी का ऋतु होता है इसमें कोई पण परिस्थिति में बारिश का मौसम शुरू होने के 15 दिन पहले मई महीने में पशुओं को खुरपका, मुंहपका या गला घोटू रोग से बचने के लिए आप लोगों ने टीका लगाना चाहिए, बहुत जरूरी होता है. और टीका लगाने के 15 दिन पहले उस पशु को पेट के कीड़े मारने के लिए, पेट के कीड़े होते देखिए कैसे, अगर पेट के कीड़े मारते हैं फिर आप अगर उसको रस्सीकरण करते हैं, टीकाकरण करते हैं तो क्या होगा कि जो टीके के द्वारा रोग प्रतिकारक क्षमता तैयार होती है वो काफी अच्छी तरीके से काम तैयार हो जाए. और जो टीका लगाने के बाद जो काम करने वाले पशु होते हैं या पशुओं को एक दिन का आपने कम से कम उसको आराम देना चाहिए और उसको धीरे धीरे काम से लगाना चाहिए. तो इस तरीके से आप लोग अगर पशुओं का अगर टीकाकरण और उसका प्रबंधन करते हैं तो काफी अच्छी तरीके से रोग प्रतिकारक क्षमता जो पशुओं में तैयार हो जाती है. ખેડૂત ભાઈઓ, રસીકરણ પણ બહુ મહત્વપૂર્ણ છે ગરમીના ઋતુમાં. પશુઓને ખરવા મોવાસા છે, ગળસુંડ રોગથી બચવા માટે વરસાદના શરૂઆતના પહેલા મે મહિનામાં તમે રસીઓ આપવી જોઈએ. અને વરસાદની શરૂઆતના રસી મોકલવાનું પહેલે 15 દિવસ પહેલા તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે કરમિયા મારવાની દવા આપવી જોઈએ. અને એવી રીતે તમે પ્રબંધન કરો તો जो रोग प्रतिकारक क्षमता છે પશુમાં સારી રીતે તમે તૈયાર કરી શકાય. અને જે કામ કરનાર વાળું પશુ છે એક દિવસ માટે તમે આરામ આપવું જોઈએ અને ધીમે ધીમે તમે કામનો સમય વધારો. એવી રીતે તમે પ્રબંધન કરશો તો તમે સારી રીતે તમે ઉત્પાદન લેવી શકાય અને ઉનાળામાં ગરમીના ઋતુમાં સારી રીતે પ્રબંધન કરી શકાય. किसान भाइयों, आखिरी में ये भी बहुत जरूरी है कि रोग प्रतिकारक क्षमता के लिए आपने पशु चिकित्सक की मदद लेना चाहिए. और विटामिन जो ए है, विटामिन डी है, ई है, जो बहुत महत्वपूर्ण दवा होती है जिसके कारण रोग प्रतिकारक क्षमता होती है, जो नर मादा होते हैं प्रजनन वाले उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं. तो इस तरीके से अगर आप लोग अगर करोगे, उसको दवाई दोगे पशु चिकित्सक की ओर से उसके संपर्क में करके तो काफी अच्छी तरीके से रोग प्रतिकारक क्षमता उसमें तैयार हो जाती है. ખેડૂત ભાઈઓ, રોગ प्रतिकारक શક્તિ માટે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે પશુ ચિકિત્સકની મદદ લેવી જોઈએ. વિટામિન એ છે, D3 છે, ઈ છે યુક્ત દવા તમે આપવી જોઈએ અને જેના કારણે શું થાય કે પશુ કમજોર ન થાય અને એમાં રોગ प्रतिकारक क्षमता પણ વધી જાય. તો પશુ પ્રજનન માટે પણ એ સારું છે. તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે રોગ प्रतिकारक क्षमता વધવાનું તમે કોશિશ કરવી જોઈએ અને એવી રીતે તમે કાળજી ઉનાળા ઋતુમાં તમે લેવી જોઈએ. तो किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में अगर हम लोग अगर समझ लीजिए पशु का जो प्रबंधन करते हैं जिसमें आवास का प्रबंधन है, आहार का प्रबंधन है, आरोग्य का प्रबंधन है, तो तमें आप उसको अच्छी तरीके से जो आर्थिक नुकसान है वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं उसके रोक सकते हैं. ખેડૂત ભાઈઓ, તમે આવાસનું પ્રબંધન છે, એનો આહારનું પ્રબંધન છે, સ્વાસ્થ્યનું પ્રબંધન છે, સારું રીતે કરો તો જો નુકસાન છે આર્થિક નુકસાન આ પણ તમે ઘટાડો કરી શકાય. ધન્યવાદ કિસાન ભાઈઓ. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ શ્રી. ધન્યવાદ સર. આપે અમારા પશુપાલક મિત્રોને અત્યારની જે ઉનાળાની ઋતુ એમાં પશુઓની કેવી વ્યવસ્થાપન કરવું કે જેથી પશુનું પ્રજનન ક્ષમતા, એનું દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા, એની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ જળવાઈ રહે. મને આશા છે કે પશુપાલક મિત્રો અત્યારે જે લેક્ચરમાં અવનવા અભિગમો અપનાવવાનું સાહેબે સૂચન કર્યું એ બધા અપનાવશે. ખાસ કરીને આપણી જોડે પશુને ઉનાળાની ઋતુમાં છાંયડાવાળી જગ્યાએ બાંધવાનું રાખે પશુપાલક મિત્રો. આહાર આપવાનો સમય સવારે અને સાંજે રાખે અને 24 કલાક પશુઓ માટે પીવાનું ઠંડુ પાણી રાખે. આવી નાની નાની બાબતો ધ્યાનમાં રાખીને ઉનાળામાં જો પશુઓની કાળજી રાખીશું
તો ચોક્કસ આપણે પશુનું દૂધ ઉત્પાદન જાળવી શકીશું. તો આ તબક્કે સાહેબે આપ સૌ પશુપાલકોને આટલી અગત્યની માહિતી આપી એ બદલ સાહેબનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. પશુપાલક મિત્રો, આજનો આ કાર્યક્રમ આવતીકાલે આપણે કામધેનુ યુનિવર્સિટીની ફેસબુક પેજ અને યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર અપલોડ કરીશું. હવે આપણે આવતા મંગળવારે રજા હોવાથી ફરી મળીશું આવતા શુક્રવારે. ત્યાં સુધી રજા આપો. નમસ્કાર. नमस्कार.